Hello students, we have completed the first chapter of class 10th chemistry, that is chemical reaction and equation. So today I will provide you the quick revision notes, quick revision of that chapter, chemical reactions and equation. This is the first chapter of class 10th chemistry and we have completed the chapter. Now today I am providing you the quick revision of that chapter of important topics. तो पहला हमने स्टडी किया चैप्टर हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो हमने सबसे पहले स्टडी किया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हमने बोला केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अगर एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। देन फिर हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया था और वहां से हमारे पास निकल कर आए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने बोला केमिकल रिएक्शंस को हम देख नहीं सकते हैं बिकॉज एटम्स विल पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो भी मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास। मैटर एटम से मिलकर बना, मतलब पार्टिकल से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स टेक पार्ट करते हैं और हम देखकर नहीं बता सकते कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है ये बताने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसा पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। सेकेंड वन इज चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, इट शोज की केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी कंपाउंड में किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी, गैस निकलेगी तो इट शोज की क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। मैंने बताया था आपको प्रेसिपिटेट इट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और इसके लिए एब्रिविएशन यूज होता है दैट इज पीपीटी, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान अगर कोई क्या बनेगा, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनेगा दैट इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में वर्ड यूज करते हैं पीपीटी। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगेन बोल रही हूँ, हम केमिकल रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है बिकॉज रिएक्शन में कौन टेक पार्ट करते हैं, एटम्स, और एटम्स एक्चुअली विजिबल नहीं है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 5 कैरेक्टर्स है। इनमें से अगर कोई भी कैरेक्टर कोई भी चेंज होगा तो इसका मतलब वो शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर मैंने बोला लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो मैंने सिंबल का यूज किया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस। रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसका सिंबल हो गया Ki एंड फॉर्म्स PbI2, लेड आयोडाइड बना रहा है प्लस KNO3 और क्या रिलीज हो रही है, KNO3। तो दिस वो रिएक्शन, बड़ी सी रिएक्शन थी। हमने बोला ये सब्सटेंस लिया, इसमें हमने ये मिक्स किया, देन ये। तो आप बोल रहे हैं हम उस पूरी रिएक्शंस को अगर सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के हमारे पास टाइप्स हैं। कितने टाइप्स की होती है केमिकल इक्वेशन, 2 टाइप्स की होती है, दैट इज बैलेंस्ड और सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड।
और अनबैलेंस के लिए ही एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अनदर नेम गिवन टू द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज स्केलेटल। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन दो टाइप की है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म्स कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बना रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो हमें दिख रहा है कार्बन का कितना एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, सिंगल एटम। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी सिंगल एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, 2 एटम्स, और प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स। तो हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन those chemical equations in which number of atoms present in reactant is equals to the number of atom present in product। तो जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम अगर प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे तो इट मींस दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लाइक Mg plus O2 gives MgO। यहाँ पे हमें दिख रहा है मैग्नीशियम का 1 एटम, यहाँ भी मैग्नीशियम का 1 एटम। ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है जबकि यहाँ ऑक्सीजन का सिंगल एटम प्रेजेंट है। तो अनबैलेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट। तो दोनों आपस में इक्वल, जितने एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट में है उतने ही एलिमेंट्स के एटम प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हमने बोला वी ऑलवेज बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम हमेशा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हमेशा क्वेश्चन इसी से ये रिलेटेड आता है कि why should the equation should be balanced। तो इक्वेशन को हमेशा बैलेंस क्यों होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसको सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। तो वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो अब नाउ इट इज बैलेंस, Mg के 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी Mg के 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। तो हमेशा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। क्यों होती है बैलेंस, बिकॉज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे बोलता है ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिएक्शन से पहले जितना मास है रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा। दैट्स व्हाई एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस। इसलिए हमेशा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में हमारे पास आता है, हाउ कैन वी मेक अवर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अपनी केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव। तो मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के हमारे पास 2 अलग अलग तरीके हैं। पहला, बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट, बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट। हम जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनकी क्या लिखेंगे, फिजिकल स्टेट। अगर वो सॉलिड है तो बॉक्स में उनके आगे आप लिख देंगे S। अगर इफ दे आर लिक्विड तो राइट L, और if they are gases then it is represented by G, and if there is the aqueous solution। अब aqueous कब यूज करेंगे, हमारे पास जैसे नमक है तो नमक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, नमक को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो such type of solutions are known as aqueous। और aqueous के लिए वर्ड यूज होता है दैट इज AQ। अगर गैस रिलीज हो रही है तो इसके लिए सिंबल अपवर्ड एरो। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इट इज शोन बाय डाउनवर्ड एरो। इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन in which reaction takes place, in which a reaction takes place should be written above or below the arrow, should be written above or below the arrow, below the arrow।
अब जो भी नेसेसरी कंडीशन है, जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, उस कंडीशन को हमेशा एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज तभी होगा जब हम इसको क्या करेंगे, हीट। तो दिस डेल्टा साइन रिप्रेजेंट हीटिंग, दिस डेल्टा साइन, ट्राइंगल वाला साइन है, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जो रिप्रेजेंट कर रहा है हीटिंग को। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हीटिंग क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है, और इस नेसेसरी कंडीशन को हम हमेशा एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ठीक हो गया। और इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ नेक्स्ट एक वर्ड यहां पर यूज होगा, दैट इज कैटालिस्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं कैटालिस्ट की। तो कैटालिस्ट मैंने बोल दिया था पहले, कैटालिस्ट को ना ही हम रिएक्टेंट में कंसीडर करेंगे, ना ही हम उसे प्रोडक्ट में कंसीडर करेंगे। कैटालिस्ट को रिएक्शन में डालने का मतलब होता है, कैटालिस्ट कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड हो सकता है कैटालिस्ट, वो कैटालिस्ट को हम ना ही रिएक्टेंट में कंसीडर करेंगे, ना ही प्रोडक्ट में। उसको रिएक्शन में डालने का मतलब है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। क्या करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। या कभी कभी हम इसलिए डालते हैं ताकि कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, और कभी कभी जब तक हम रिएक्टेंट नहीं डालेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो कैटालिस्ट का मतलब है इसको हम ना ही रिएक्टेंट में कंसीडर करेंगे, ना ही प्रोडक्ट में। इसको रिएक्शन में डालने का मतलब है या तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, और कभी कभी इनकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। जब तक हम कैटालिस्ट ऐड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर अगले टॉपिक की बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत डिटेल में मैं इन्हें समझाऊंगी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इफ यू हैव फाउंड एनी प्रॉब्लम तो वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने बोला कितने टाइप्स के लॉज होते हैं, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, 5 टाइप्स की। कॉम्बिनेशन, next one is decomposition, third one is displacement, next one is double displacement, and last one is oxidation reduction reaction, और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है दैट इज रिडॉक्स। तो कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल सा है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर अगर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more reactant combine to form a single product is known as combination reaction. Decomposition reaction, जब एक कंपाउंड डिकम्पोज होगा 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक वन कंपाउंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू 2 or more compounds, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। फिर मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल में डिकम्पोजिशन हीटिंग की वजह से होता है, थर्मल हीटिंग की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। अगला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जो कंपाउंड डिकम्पोज होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और लास्ट है फोटोलाइटिक, और फोटोलाइटिक में जो डिकम्पोजिशन होगा दैट इज ड्यू टू सनलाइट। किसकी वजह से होगा, सनलाइट। अगला है डिस्प्लेसमेंट, जब हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो ए कम रिएक्टिव है, सी ज्यादा रिएक्टिव है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो जो नया कंपाउंड बनेगा दैट इज सीबी, और क्या रिलीज हो जाएगा, ए। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में से। इसका सॉल्ट था ये, सॉल्ट में से इसने इसको क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव था और ए कम रिएक्टिव है। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट व्हेन आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन 2 डिफरेंट कंपाउंड। ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इनमें आपस में
आयन एक्सचेंज होंगे। अभी ए के साथ बी है, अब ए के साथ हमारे पास आ जाएगा डी, दैट इज AD प्लस अब सी के साथ क्या आ जाएगा बी, दैट इज CB। तो आयंस एक्सचेंज हो गए दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में। दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन बेसिस पे डेफिनेशन बोली है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो गेन, ऑक्सीडेशन की बात करें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्स एज रिडक्शन। तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल बताया था, जैसे मैंने CuSO4 में अगर हम आयरन ऐड कर रहे हैं तो इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर। CuSO4 का कलर ब्लू कलर का होता है और इसे ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज ब्लू विट्रॉल। FeSO4 जनरली इट विल गिव ग्रीन कलर। किस कलर का होता है ये, ग्रीन कलर का। तो इस रिएक्शन में कलर चेंज हुआ है तो इसलिए ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। CuSO4 ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रॉल नाम से भी जानते हैं, और FeSO4 का कलर किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ढूंढ रहे हैं। कॉपर के पास ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट के पास ऑक्सीजन था पर इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया है, तो ऑक्सीजन का लॉस होना दैट इज रिडक्शन। और Fe के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसने ऑक्सीजन गेन कर दिया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हमेशा हम किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन, हम किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ और किस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है वो हम बताते हैं रिएक्टेंट से। यहाँ पर रिडक्शन हुआ है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है कॉपर में, और आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन सल्फेट में। किसमें हुआ है, आयरन सल्फेट में। फिर मैंने बोला था जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज कोरोजन एंड रेसिडिटी। These are the effects of oxidation in our daily life. So first one is corrosion. तो एक्चुअली corrosion क्या होता है? It's a very simple phenomenon. अगर हम किसी भी मेटल सरफेस को एक्सपोज करते हैं ओपन एयर में तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो एयर की पार्टी, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ मेटल सरफेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। मेटल सरफेस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेटल सरफेस का ऑक्सीडेशन होता है और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल का सरफेस डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। दैट फिनोमिनन इज नोन एज कोरोजन। तो मेटल को अगर हम एक्सपोज करेंगे ओपन एयर में तो ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल का सरफेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज कोरोजन। नाउ नेक्स्ट वन फिनोमिनन इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है बोल रहे हैं, रेंसिडिटी हमने बोला अगर खाने को हम ओपन एयर में रख देंगे, खाने को खुले में रख देंगे तो क्या होगा बोल रहे हैं, उस समय के बाद उससे अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाता है और खाना खाने लायक नहीं रहता है। दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी हुआ कैसे, मतलब खाना खराब कैसे हुआ, तो हमने बोला जब हम फूड को एक्सपोज करेंगे ओपन एयर में तो जो फूड है वो कंटेन करता है ऑयल और फैट, तो ये ऑयल और फैट के मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं और इसकी वजह से खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है। खाने का ऑक्सीडेशन होता है और खाने का ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देता है, स्मेल एंड टेस्ट, और खाने को खाने लायक नहीं
छोड़ता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो फूड में जो फूड कंटेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद air, there occur the oxidation of food, due to which it will give unpleasant smell and taste and make the food unfit for consumption. That process is known as rancidity. तो जब खाना खराब होता है, इससे स्मेल आने लग जाती है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, that process is known as rancidity. तो लास्ट वीडियो में एक टॉपिक रह गया था, that is prevention of rancidity. हम rancidity को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं rancidity की। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, तो पहला तरीका है रेंसिडिटी से प्रिवेंट कराने का, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, खाने को हम कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, तो इट प्रिवेंट द रेंसिडिटी। नेक्स्ट तरीका है कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसमें हवा नहीं जा सकती है। तो क्या होगा, अगर हवा के कांटेक्ट में खाना नहीं आएगा तो इट मींस ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होगा, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होगा तो रेंसिडिटी ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एडिंग प्रिजर्वेटिव। एडिंग प्रिजर्वेटिव, हम खाने में क्या ऐड कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स खाने को के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जैम हो गए, सॉस हो गए, लंबे समय तक खराब नहीं होते क्योंकि उनमें क्या ऐड होते हैं, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होने का मीन्स है रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस इन फूड पैकेट्स। तो फूड पैकेट्स में क्या फिल की रहती है, नाइट्रोजन गैस। अब कौन से फूड पैकेट्स है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, वी हैव ऑफन सीन चिप्स, कुरकुरा, ओएस। इसको अगर हम लंबे समय तक रखें तो उनके जो फूड आइटम्स हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते क्योंकि उन पैकेट्स में भरी रहती है नाइट्रोजन गैस। तो वो पैकेट्स कंटेन करते हैं नाइट्रोजन गैस और वो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होने का मतलब है रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। अब एक्चुअली क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हम नाइट्रोजन गैस को ही क्यों फिल करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव गैस है। अनरिएक्टिव गैस है, इसका मीन्स है ना ही ये फूड पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगी ना ही ये एयर के साथ, तो इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन फूड पार्टिकल एंड एयर। तो ये फूड और एयर के बीच में बैरियर का काम करेगी। दोनों अगर अब वो प्रिवेंट करेगी कि ऑक्सीजन फूड के कांटेक्ट में ना आ पाए। अगर ऑक्सीजन फूड के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा इट मींस इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होने का मतलब है इट प्रिवेंट रेंसिडिटी। Now this is the complete review of the chapter. I hope you like the video. So